देश का सबसे चर्चित मामला ट्विन टावर, जिसको गिरा दिया गया, और वह 2004 में बहुजन समाज पार्टी ने उस ट्विन टावर की ज़मीन को अलॉट किया था। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी कैसे, और सारे फिर उसको आरोप और प्रत्यारोप के बीच उसको गिरा दिया गया। करोड़ों का नुकसान हुआ, चाहे वह व्यापारी का हुआ हो चाहे आम आदमी का हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ। हम इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व बसपा प्रत्याशी, वर्तमान में 2022 में प्रत्याशी रहे कौशिक कुमार पांडे, और बनास बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे। हम इनसे कानूनी जानकारी भी करेंगे और राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हम स्वागत करेंगे। दूसरी विषय यह है कि ट्विन टावर एक बड़ा मुद्दा रहा, किस रूप में देख रहे हैं इस तरह से कि भ्रष्टाचार का एक बड़ी बिल्डिंग, बड़े बातें हो रही है इसको लेकर? देखिए, पहले तो एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि बसपा की सरकार में मिला मौका किसी भी बिल्डिंग को बनाने और गिराने का जो अथॉरिटी है, अधिकार है, या ये जो निर्णय है, ये कोई पार्टी नहीं देती है। चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, कोई पार्टी कोई बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं देती। सरकारें आती जाती रहती हैं। सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल में सरकारें आती जाती रहती हैं, और नौकरशाही उन विभागों के वहीं बने रहते हैं जो नोएडा विकास प्राधिकरण ने उसका नक्शा पास किया होगा, उसके अधिकारी रहे होंगे, पास किए होंगे और बनने के लिए बना होगा। अब 9 मंजिल से 24 मंजिल बन गया, तो 9 मंजिल से 24 मंजिल की क्या स्थिति थी? 24 मंजिल की का जो परमिशन होगा वो 9 मंजिल बनने के बाद हुआ कि उससे पहले हुआ? 9 मंजिल बनने के बाद अगर जानकारी है, बसपा सरकार सपा सरकार में 40 मंजिल का उसकी अनुमति, सपा सरकार में अगर उसने 40 मंजिल बनाया, सपा सरकार में अगर उसने 40 मंजिल के लिए बना, तो क्या वो 9 मंजिल बनने के बाद उस पर 40 मंजिल हुआ? तब तो ये एकदम गलत है, क्योंकि बिल्डिंग का मानक प्रारंभ में ही ग्राउंड बेस में न्यू में ही आधारित हो जाती है कि 9 की बनेगी कि 40 की बनेगी। और अगर 9 की का परमिशन था और 40 अगर बनाया गया तो गलत है। और अगर 40 के हिसाब से उसने बनाया था, अगर उसका मानक था, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए थी मानक की। दूसरी बात है कि जो परमिशन का हमारे यहाँ कानून में एक ये भी है क्योंकि व्यवस्था कि अगर आप कहीं कोई नक्शा पास कराए बिना भी अगर भवन बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, और वो उससे कोई नुकसान नहीं होना है, अगर ज़मींदोज नहीं होना है या गिरना नहीं है, अगर कोई खतरा नहीं, दलदली भूमि नहीं, या किसी भी तरह की उसमें ऐसी स्थितियां उत्पन्न होकर के जिससे कि जनमानस को नुकसान हो जाएगा, नहीं होती है, तो तमान लगा दिया जाता है, जुर्माना लगा करके उसको रेगुलराइज कर लिया जाता है, रेगुलर कर लिया जाता है। एक है जैसे इसके आधार पे मुंबई में तमाम झोपड़पट्टियाँ पहले शुरू में कब्जा होती हैं, बाद में बनती हैं, उसके बाद रेगुलराइज हो जाती हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो उस तरीके से अब रही बात कि पार्टी की सरकार रही और पार्टी की तो सरकार रहेगी, लेकिन वहाँ का जो अथॉरिटी है, जो बीडीए का जो अधिकारी रहा होगा, उसकी अपनी एक भूमिका रही होगी, जिसने दिया होगा, और उसके बाद उसको जांच करने का काम उन्हीं के कर्मचारियों का रहा होगा। तो 9 तल्ले की बिल्डिंग को अगर बढ़ा करके 40 ले गए, तो 40 का मानक था कि नहीं था, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो इन सब जांचों को किया गया या नहीं किया गया, इसके अलावा उसको ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पटक दिया गया। और माननीय न्यायालय महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्ति ही तो हैं, हर व्यक्ति ही तो है। तो जो बातें सुनाई जाती हैं, जो समझाई जाती हैं, वही समझ में आता है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, भाई आप देख ही रहे हैं कि बिल्डिंग तो गिरी गई और गिरना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ स्थापित था। तो उसके मानक क्या थे, मानक के अनुरूप क्या थे, इस पर वहाँ पे जांच होनी चाहिए और अधिकारियों पर जांच होकर के वसूली करा लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें हों जिससे किसी आम जनमानस का नुकसान नहीं हो, क्योंकि बिल्डिंग बनी होगी तो किसी ने उसको खरीदा होगा, तो जो खरीदा होगा पैसा तो उसका फंस गया होगा। सारे ठेकेदार और बिल्डर तो अपना पैसा शुरू में ही, प्रारंभ में ही लेकर के तब बिल्डिंग बनवाते हैं, तो वो तो निकल गए होंगे। तो इससे नुकसान तो वहाँ पर जितने फ्लैट बने थे उन सारे फ्लैट वालों का हुआ, न कि बिल्डिंग बनाने वाले का, न कि विकास प्राधिकरण का हुआ, न कि सरकार का किसी हुआ, न सरकारी किसी एजेंसी की। कंपनी के मालिक का करोड़ों रुपया डूबा, आम आदमी का भी पैसा डूबा है उसमें, ये एकदम क्लियर कर बात है
आम आदमी का पैसा डूबा, कंपनी का पैसा डूबा, और कंपनी भी कहीं ना कहीं से पैसा जो है वो पब्लिक से ही ली हुई है। अब करोड़ों का नुकसान, कहीं ना कहीं वो जो जब एक घर बनता है तो जब आमतौर पर देखा गया है कि कोई ना कोई प्राधिकरण का अधिकारी आता है, कर्मचारी आता है, भ्रष्टाचार के तहत कुछ पैसा लेता है, चला जाता है, नक्शे की बात करके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, इसकी कोई जांच एजेंसी बैठनी चाहिए, बैठ करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय को आदेश देना चाहिए इस पर। ये जनहित में होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अब रही बात कि आपने कहा कि बिल्डर का भी पैसा फंसा, हाँ, जो फ्लैट उसके नहीं बिके होंगे तो उसका पैसा फंसा होगा, ठीक है। जो बिक गए होंगे वो तो जिसने ले लिया होगा उसका पैसा फंसा होगा, क्योंकि पैसा तो भाई जो लास्ट समय में जो बचता है उसी का पैसा फंसता है। जो बेचता निकल गया वो तो लाभान्वित होता चला गया। तो कहीं ना कहीं उसमें लाभान्वित होने वाले लोग तो लाभ लिए, चाहे वो कोई अथॉरिटी रही हो, चाहे कोई विभागीय कर्मचारी रहे हों, चाहे जिन्होंने सामने 9 मंजिल की इमारत से 40 मंजिल के नक्शे पास होकर के बनते हुए देखा हो, वो लोग अपना लाभान्वित हुए होंगे। तो लाभान्वित लोगों की अवश्य जाँच होनी चाहिए और ये जाँच मिनिमम CBI से ही होनी चाहिए, उससे कम की जरूरत नहीं है। उससे कम में फरियाएगा नहीं, इसलिए क्योंकि फिर सब मिला करके एक दूसरे से घालमेल कर लेंगे। अब हम बात करेंगे, थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़े लंबे अवधि से चलता आया, बसपा सपा, और अब लगातार जो है भाजपा है। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ इन लोगों की जो नीति रही, कमजोर रही कि भाजपा लगातार हावी होती चली जा रही है। भाजपा हावी होती चली जा रही है का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कि बस चुनाव लड़ने का ही कार्य करती है लगातार। वहाँ पूर्णकालिक लोग हैं जो कि चुनाव से जुड़े मामले या कहाँ पे चुनाव होना उसी पर कार्य कर रहे हैं। जबकि राजनीति में जो दल हैं, उन दलों में काम करने वाले जो लोग हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में, वो पूर्णकालिक लोग नहीं हैं। वो अपना काम करते हैं, कोई रोजी रोटी चलाता है, रोजगार चलाता है, कोई घर है, परिवार है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, ठीक है। तो वो अपने काम को करने के बाद वो राजनीति में लगता है, तो आंशिक समय ही राजनीतिक परिस्थितियों में देता है। अगर ऊपर के बैठे हुए कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जो क्या कहते हैं, वो ऊपर के जो वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तो अमूमन आम जनमानस में जो संगठन, जो नीचे का जो कैडर बेस है, वो सब काम धंधा, काम रोजी रोजगार वाले लोग हैं। वो अपने काम रोजी रोजगार से समय मिलने पर अपने उस राजनीतिक परिस्थितियों में वापस आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका ज़बरदस्त लाभ जरूर मिला है कि वो पूर्णकालिक एक राजनीतिक दल बना करके पूर्णकालिक लोगों को संगठन में अपने पिरोया है नीचे से, जिसके चलते RSS वगैरह को लेते हुए या तमाम और भी दल जो हिंदूवादी संगठन जिनको कहते हैं, या इस तरह के लोगों को जोड़ के, जिसके चलते थोड़ा इनका ग्राफ बढ़ा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ सब कुछ बदलाव होगा और बढ़िया करेगा जो बढ़िया होगा। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया कर रही है तो बढ़िया हो रहा है। अब जिस दिन बढ़िया करना बंद कर देगी, तो अटल जी की भी सरकार थी किसी ज़माने में, बहुत बढ़िया करती थी, लगा 5 साल बहुत एकदम चमकता हो। जो सरकार अटल जी की गिर गई और माननीय बहन जी के गिराने से बाद में वही बहुमत के साथ आ गई और अपनी सरकार लगातार चलाई। 5 साल के बाद दूसरे बार भी में आई, 10वें साल में, और शाइनिंग इंडिया के नाम पर आए और पूरे देश में अव्यवस्था फैल चुका था, तो बाद में उन्हें हटा दिया गया। तो ये 10वां साल माननीय मोदी जी का भी है। अब देखिए 10वें साल में जनता का क्या होता है, क्या लोगों को महसूस होता है। फिलहाल तो जो समस्याएं हो, तो आम जनमानस में समस्याएं दिख ही रही हैं। ट्विन टावर जैसे तमाम मामले ऐसे उभर के आ रहे हैं, ये मामले ही तो हैं, कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों का फल है सब। लंबे अवधि तक बसपा में काम किया और खासकर ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते चले आए। कितना अंतर देखा जब आप संगठन में थे और अब के राजनीति में? अंतर का क्या, बस है सब जगह बराबर है, स्थिति है सब जगह, कोई खास नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी तो हो रही है। जैसे जो काम कर रहा है उसी के काम में कहीं ना कहीं विश्वसनीयता घटा है। सब मिलाकर के इतना कहा जा सकता है कि अगर हमारी बातों पे अगर किसी को विश्वास हो रहा है, हमारी विश्वसनीयता कायम है, तो लोग हमारे कहने पर चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने पर लोग मान ले रहे हैं, तो उनकी विश्वसनीयता कायम हो जा रही है। बस इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। बाकी काम तो सारे लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने भी किया, सारे लोगों ने किया।
नहीं, क्या जो मायावती जी ने एक नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो नारा कहीं फेल लगातार होता चला गया एक चुनाव छोड़ करके? हाँ, इसका कारण था कि जब सन 2007 से 12 में जो सरकार बनी माननीय बहन जी की, तो उसके बाद ब्राह्मण भी चूँकि एक बुद्धिजीवी जाति है, जागरूक जाति है, और वो किसी ज़माने में सरकारें बना दिया करती थी। कांग्रेस के साथ तो बहुत मजबूती से कभी ब्राह्मण रहा करते थे बहुत पहले, ठीक है। तो अब वो फिर बाद में धीरे धीरे तमाम जातिवादी संघर्ष और तमाम और कारणों से लोग पीछे अपना होने लगे, अपना राजनीति से अपना हटने लगे। तो एक समय जरूर आवाज़ उठाया गया, हम सारे लोगों ने किया। उसमें मैं बनारस में जिला अध्यक्ष था और मैंने काम किया था महानगर में बनारस के, और उसमें ब्राह्मणों को लग रहा था कि हो सकता है कुछ अच्छा हो, और हुआ भी, लोग लगे भी, लेकिन जो उनकी मंशा थी उसके अनुरूप काम होता नहीं रहा। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक रहा, जिसके चलते, क्योंकि हमारे भी रिलेशन में हैं, तमाम लोग हैं, भाई हम कौन ब्राह्मण, हमारे ही रिश्ते नाते हैं, हम ही लोग ब्राह्मण हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक महसूस जरूर हुआ, जिसके चलते लोग सन 2007 से 12 वाली सरकार के बाद लोग साथ नहीं खड़े हुए। फिर सपा की सरकार आई, फिर भाजपा की सरकार आई, फिर भाजपा की सरकार आई, हम लोग प्रयत्न कर रहे थे लगातार। तो अब जो भी अब कहा जाए इसमें, लेकिन यह है कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी हमें नहीं लगता है बैठने वाली है, और ये अभी ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर के माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जैसे नेतृत्व करता हुआ है, लोग लगे रहे। अब देखिए क्या होता है। ऐसा नहीं लगा कि प्रदेश में जो भाजपा ने एक अपना हिंदू एजेंडा कायम किया, उसके कारण जातिगत राजनीति खत्म होती नजर आ रही है? अब जातिगत राजनीति खत्म होती नजर आ रही, ऐसा नहीं है। हिंदू एजेंडा तो दिख रहा है कहने को, लेकिन वो एजेंडा जातिगत ही है। और इससे होता है क्या कि जैसे समाजवादी पार्टी के अपने कुछ जाति के लोग हैं जुड़े हुए, बहुजन समाज पार्टी से कुछ अलग अपने जाति के लोग जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ कुछ जातियों के लोग जुड़े हैं, जो कि नहीं जुड़ने के चलते वो कहीं न कहीं पीछे दिखने लगी थी राष्ट्रीय लेवल पे खड़ी होने के बावजूद भी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो उन्हीं साथ तो जातियाँ ही जुड़ी हैं, और हिंदू एजेंडा फेल है इनका। हिंदू एजेंडा कहीं खड़ा नहीं है। हिंदू एजेंडा जब ब्राह्मण ही नहीं खड़ा होगा तो हिंदू एजेंडा कहाँ से होगा? जब ब्राह्मण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से निराश है, असहाय है, निराश है, पीछे हट जा रहा, तो अब कैसे उसको हिंदू एजेंडा बनेगा? तो ये थे हमारे साथ बसपा नेता और विद्वान अधिवक्ता कौशिक पांडे जी, इनसे हमने खुल के बात किया कानूनी मुद्दों पर और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। ये थे कौशिक पांडे, जो बसपा नेता और एक अधिवक्ता है, जिन्होंने खुलकर चर्चा की और बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति और किस तरह ट्विन टावर पर भ्रष्टाचार की जड़ें अधिकारियों ने मजबूत की थी और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। वाराणसी से राम सुंदर मिश्र, लाइव यूपी के लिए।